हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, जो कि है बुद्धिज़्म के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में वैदिक एज के लिए पढ़ा था कि वैदिक एज कहाँ जाके ख़त्म हुआ। आज हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो बुद्धिज़्म है इसकी स्थापना किसने की थी। हम सब जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने। यही एक सबसे बड़ा नाम आता है। अगर हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सा नाम आता है, गौतम बुद्ध का। अब आता है कि बुद्धिज्म जो है ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है। हमारी वैदिक एज चल रही थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो लोग थे वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए। बुद्धिज्म था, जैनिज्म है, बट इस क्लास में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने वैदिक एज में पढ़ा था कि ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ गया था। वो सेक्रीफाइसेस कराते थे, कैटल सेक्रीफाइस होता था, किलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सब के अगेंस्ट जो है तब जाके किसका राइज हुआ, बुद्धिज्म का। जो वैदिक एज उसमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक कास्ट स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, उन सब के अगेंस्ट ये बुद्धिज्म आया। लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। किसने बुद्धिज्म की स्थापना की, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, करी थी किसने, गौतम बुद्ध ने। ये बिलोंग करते थे क्षत्रिय क्लैन से। किससे बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। अब हमें ये तो पता चल गया है कि बुद्धिज्म की स्थापना करी थी गौतम बुद्ध ने। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, कैसे कैसे वो पहुँचे कि जहाँ पर उन्हें बुद्धिज्म की उन्होंने स्थापना करी। तो गौतम बुद्ध जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। हुआ कहाँ पे था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु के पास है। इट इज नियर नेपाल। क्षत्रिय क्लैन से वो बिलोंग करते थे। जो उनके फादर थे, जो उनके पिता थे, वो कपिला वस्तु के किंग थे और उनकी मदर का नाम था महामाया। आप ये कह सकते हो कि करीब करीब उनके जन्म के 7 दिनों के बाद जो उनकी मदर थी उनकी डेथ। तो उसके बाद उन्होंने उन्हें किसने उन्हें पाला, उन्हें उनकी स्टेप मदर ने पाला, जिनका नाम था गौतमी। क्लियर है? उनकी शादी हुई यशोधरा से और उनका एक बेटा भी था। लगभग लगभग उनकी एज 29 ईयर्स की थी जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं घर छोड़ूंगा। घर छोड़ के वो किस पाथ पे निकल गए, रिनाउंसिएशन के पाथ पे निकल गए। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। और किसके लिए त्यागा था, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें सच की खोज करनी थी। इन सर्च ऑफ ट्रुथ वो निकल गए। रास्ते में उन्होंने 4 चीजें देखी। एक ओल्ड मैन, डिसीज्ड पर्सन, एक डेड बॉडी और एक एक्सटेटिक प्रूफ्ड। बेसिकली जब उन्होंने ये 4 चीजें देखी तो उनका जो आप ये कह सकते हो कि लाइफ को देखने का तरीका था वो बदल गया, बिल्कुल बदल गया। जब 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद उन्हें अपने रास्ते में ये 4 चीजें मिली और उसके बाद उनका उनका जो लाइफ को देखने का तरीका था वो बिल्कुल बदल चुका था। बेसिकली जो गौतम बुद्ध हैं उनकी लाइफ की 4 ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ जहाँ से क्वेश्चन उठ कर आ सकता है, उनकी लाइफ से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला, जब उन्होंने घर छोड़ा। कब छोड़ा उन्होंने, 29 की एज में छोड़ा। उस चीज़ को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला तो ये। दूसरा, जब वो निकले अपने घर से लगभग 6 साल तक वो भटकते रहे। मतलब 29 की एज में जब उन्होंने घर छोड़ा उसके बाद 6 साल तक वो भटकते रहे।
35 की जब उनकी एज हो गई थी तब जाके उन्हें निर्वाण मिला था। क्या मिला था? निर्वाण। मतलब एनलाइटेड हो गए थे। एनलाइटेड का मतलब क्या है? कि वो एक ऐसी, एनलाइटमेंट ये वर्ड बहुत यूज होगा बुद्धिज्म में, हमें इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि एक ऐसी स्टेट आप कह सकते हो, एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट जहाँ पे आपको पता है कि ना ही आपकी कोई अब इच्छा है, ना ही आपकी लाइफ में कोई दुख है। मतलब कोई दुख नहीं है, आप एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट में आ गए हो, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई दुख है। वो एक हमारे माइंड की फाइनल स्पिरिचुअल स्टेट होती है, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड आप नहीं हो सकते। उसे कहते हैं एनलाइटमेंट या फिर निर्वाण। तो वो उनको कौन सी एज में मिला था? 35 की एज में मिला था, जब वो 35 ईयर्स के थे। कहाँ पर मिला था? बोध गया जो जगह है, वहां पे एक पीपल ट्री के नीचे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो है कि उन्होंने अपने पहले सरमन जहाँ दिया था। सरमन मतलब आप ये कह सकते हो उनके उपदेश। सरमन का मीनिंग होता है हिंदी में उपदेश। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 फॉलोअर्स को दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। इसे एक और नाम से भी बोला जाता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। कि कहते हैं ना कि पहिए का पूरा पलट गया, वो धर्म चक्र परिवर्तन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चक्र, व्हील आ रहा है नाम में ही। ये कब, ये किससे बोला जाता है? जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, अपने 5 फॉलोअर्स को दिया था, 5 डिसिपल्स थे उनके। और लास्ट चौथी इंपॉर्टेंट चीज गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये है, एट द एज ऑफ 80 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। पूरे 80 साल बाद 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था और 483 बीसी में उनकी डेथ हो गई। तो जो उनकी डेथ हुई उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेसिकली शॉर्ट में फटाफट से एक बार और बताती हूँ। 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा, जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 35 6 साल बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जिसे कहते हैं एनलाइटमेंट या फिर निर्वाण आप कह सकते हो। थर्ड, उन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया, फर्स्ट जो अपने अपना सरमन दिया था, 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और फोर्थ, जहां उनकी डेथ हुई जब वो 80 ईयर्स के थे, कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई, और उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्लियर है इतना? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं कि उनके पहले टीचर कौन थे। पहले उनके टीचर थे अलार कालामा। ये उनके टीचर का नाम है। मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेट कैसे करना है, सबसे पहले गौतम बुद्ध को अलार कालामा ने ही सिखाया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको उनकी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट तो बता दिए। फर्स्ट वाला उनका जन्म है। इनको सिंबल्स के थ्रू भी डिनोट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? सिंबल्स के थ्रू। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम में यही पूछा जाता है, या तो इस इवेंट का नाम पूछेंगे या फिर उसका सिंबल पूछेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बता दिया है, लुम्बिनी में हुआ है। कौन से सिंबल से उसे दर्शाया जाता है? लोटस या फिर बुल से। महाभिनिष्क्रमण, जब वो अपना घर छोड़ के निकले थे, लुम्बिनी से निकले थे, किस सिंबल से उसको दर्शाया जाता है? हॉर्स। निर्वाण, बोध गया में उन्हें प्राप्त हुआ था, बोधि ट्री से उसको सिंबलाइज किया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे किससे सिंबलाइज किया जाता है? व्हील से किया जाता है। धर्म चक्र, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, धर्म चक्र परिवर्तन, और चक्र से ही इसका सिंबल आता है व्हील। और लास्ट महापरिनिर्वाण, जब उनकी डेथ हो गई थी, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और इसे किससे सिंबलाइज किया जाता है? स्तूप से। क्लियर है? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने 4
आप कह सकते हो उनके 4 नोबल ट्रुथ थे, 4 उन्होंने बातें कही थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी लाइफ है, जो हम ये लाइफ जी रहे, ये दुखों से भरी हुई है, इसमें दुख ही दुख है। दुख आप कह सकते हो सॉरो या सफरिंग, कि जो लाइफ है उसमें दुख ही दुख है। और उस दुख का कारण क्या है, मतलब जो हमें दुख मिल रहे हैं उन दुख का कारण क्या है, उन दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छा या फिर हमारी डिजायर्स। जो हमारी इच्छा है यही हमारे दुख का कारण है। इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। तीसरा ट्रुथ क्या था उनका, इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म करेंगे? जो दुखों को हम खत्म कर सकते हैं उसको उन्होंने बोला था दुख निरोध। दुख निरोध करना ना, कैसे दुखों को खत्म किया जा सकता है? अगर हम अपने डिजायर्स, हमारी इच्छा को त्याग देंगे। अगर हम अपने डिजायर्स और इच्छा को त्याग देंगे तभी हमें हमारे दुख से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कोई बहुत कठोर तपस्या कह सकते हो या कोई बहुत डिफिकल्ट वे, बहुत ही हार्ड वे नहीं था उनका। बहुत ही मध्यम मार्ग बोला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मेडिटेट करना है और जो भी उनके सरमन्स थे उनको फॉलो करना है। तो दोबारा से एक बार ये ट्रुथ देखते हैं। पहला क्या, कि हमारी जो लाइफ है इसमें दुख ही दुख है, लेकिन इन दुखों का कारण क्या है, जो हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर्स हैं। इन दुखों को खत्म किया जा सकता है। और कैसे खत्म करेंगे? अगर हम अपनी इच्छा को, जो भी हमारी डिजायर्स है उनको त्याग देंगे तभी हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। इनके 3 रतन भी थे, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध मतलब एनलाइटेंड, कि आप एनलाइट हो चुके हो, आप अपनी एक उस स्पिरिचुअल, जो मैक्सिमम वाली स्पिरिचुअल स्टेट होती है वहां पहुंच चुके हो। धर्म डॉक्ट्राइन, इसका मतलब टीचिंग भी होता है। और संघ मतलब वो बिलीव करते थे, वो उनके सरमन्स में यही था, कम्युनिटी में रहो, संघ रहो। बेसिकली कास्ट सिस्टम को वो बिलीव नहीं था उनका, कास्ट सिस्टम में वो कम्युनिटी में बिलीव करते थे, साथ रहने में बिलीव करते थे। इसके कुछ और फीचर्स देख लो, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो बुद्ध थे, सबसे पहले तो देखो आइडियल वर्शिप में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। जो मूर्ति पूजा होती है वो उसके अगेंस्ट थे, भगवान के अगेंस्ट थे, सोल के अगेंस्ट थे। उनका जो मेन फोकस था वो किस पे था, कर्म अहिंसा पे था। कौन सी लैंग्वेज में उनकी टीचिंग्स, जो जितनी भी बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, जो सरमन्स हैं, जो उनके उपदेश हैं, कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा स्प्रेड हुए हैं? पाली लैंग्वेज में हुए हैं। यही आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मेन रीजन है कि जो बुद्धिज्म इतना स्प्रेड हुआ ना, इंडिया के बाहर, एशिया में, श्रीलंका में, चाइना में, उसका रीजन ही यही है क्योंकि वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया, पाली लैंग्वेज में उनकी टीचिंग्स थी। पाली लैंग्वेज उस टाइम पे कॉमन पीपल, सब जो लोग थे उनको सबको पाली लैंग्वेज आती थी। संस्कृत कंपैरेटिवली पाली से बहुत डिफिकल्ट थी। लोगों तक अगर संस्कृत के थ्रू वो अपने डॉक्ट्राइन्स को स्प्रेड करते तो वो नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज करा? पाली लैंग्वेज का किया। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ये बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनका मेन फोकस था संघ में रहो, कम्युनिटी में रहो। इस क्योंकि ये वैदिक कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट वाली बात है, इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब आते हैं उस चीज पे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी। 4 काउंसिल को आप ऐसे कह सकते हो कि 4 मीटिंग्स थी। सबसे ज्यादा जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी वहीं से उठ के आता है। तो उन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को एक बार देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पहली बुद्धिस्ट काउंसिल पे। ये कब हुई थी? कोई भी बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसी नहीं है जो गौतम बुद्ध के, जो उनका लाइफ स्पेन था, जो उनका टाइम पीरियड था 80 साल का, उसमें हुई हो, नहीं। चारों काउंसिल्स उनकी डेथ के बाद हुई थी। मतलब पहली काउंसिल ही उनकी उनकी डेथ के बाद हुई थी, और जस्ट बाद हुई थी। 483 बीसी में उनकी डेथ हुई थी और 483 बीसी में ही पहली काउंसिल हुई थी।
उस टाइम पे किंग कौन थे? अजात शत्रु, हरियाणा डायनेस्टी के ये किंग है। ये किंग थे। 483 बीसी में पहली काउंसिल हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। चेयरमैन कौन थे? मॉन्क, जिन्होंने उस काउंसिल को प्रिसाइड किया था, या आप कह सकते हो चेयरमैन कौन कौन थे उस काउंसिल के, तो वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि गौतम बुद्ध की डेथ के बाद जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, जो भी उनके सरमन्स थे, उनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है। तभी आप ये कह सकते हो, दो इसी काउंसिल में दो लिटरेचर, दो टेक्स्ट जो थे वो कंपोज किए गए। एक किया गया पहला सुत्त पिटाका, और सेकंड कौन सा किया गया था? विनय पिटाका। दो जो उनके मेन लिटरेचर थे, त्रिपिटाका था ना, तो उसके दो थे, फर्स्ट सुत्त पिटाका और विनय पिटाका। तो वो तो हमारी पहली काउंसिल में ही कंपोज हो गए थे। सुत्त पिटाका किसने कंपोज किया था? आनंद। और विनय पिटाका किया था महाकश्यप ने। सुत्त पिटाका में क्या बोला गया है? सबसे लार्जेस्ट है ये जो टेक्स्ट है, सबसे लार्जेस्ट। इसमें जितने भी बुद्धा की जो टीचिंग थी गौतम बुद्ध की, या फिर आप कह सकते हो जो भी उनके उपदेश थे, सब इसमें, ये बेसिकली उसका ही पूरा कलेक्शन है। और विनय पिटाका, उसमें क्या लिखा हुआ है? जो बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्रीज थी, जो मिशनरीज थी, उनके क्या आप ये कह सकते हो कोड्स, रूल्स, रेगुलेशन, क्या डिसिप्लिन, जो भी उनका डिसिप्लिन था उससे रिलेटेड जो रूल्स थे, वो सब किसमें कंपोज किए गए? विनय पिटक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और दोनों कब कंपोज हुई? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज हुई। पहली हुई थी 483 बीसी में। इसके पूरे 100 साल बाद, पूरे 100 बाद, 483 में ये हुई थी। 383, पूरे 100 साल बाद, जब बुद्ध की डेथ को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। किंग कौन थे? काल अशोक। शिशुंगा डायनेस्टी के ये किंग है काल अशोक। उस टाइम पे ये किंग थे। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। फर्स्ट कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। चेयरमैन कौन थे? साबा कामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कौन चेयरमैन थे? साबा कामी थे। जो पहला आप ये कह सकते हो बुद्धिज्म एक पहला स्प्लिट आया, कि दो ग्रुप में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, वो यहाँ हुआ। पहला जो मेन हुआ वो भी बाद में होगा, सबसे पहले यहाँ देखने को मिल गया। दो ग्रुप बन गए थे। जो पहला ग्रुप था थेरा, दूसरा क्या था? महासंघिका। ये दो ग्रुप बन गए थे। कौन सी काउंसिल में बने थे ये दो ग्रुप? सेकेंड काउंसिल में ये स्प्लिट आ गया था। जो फर्स्ट ग्रुप था तेरा, इनका बेसिकली ये था कि जो बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी, जैसी थी वैसे की वैसी रखो। माँ संघिका ने उनको क्या किया, उसको और लिबरल तरीके से इम्प्रोवाइज करनी, ये जो कम्युनिटी थी उस पर फोकस कर रही थी कि और लिबरल तरीके से उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके। और थेरा कम्युनिटी, जो थेरा ग्रुप था, उनका बेसिकली फोकस यही था कि जो ओरिजिनल जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा जाए। ये दो काउंसिल हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आते हैं थर्ड पर। इसको तो यही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बार इसी काउंसिल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये काउंसिल? क्योंकि ये काउंसिल के टाइम पे जो किंग थे वो एम्परर अशोक थे, मॉडर्न डायनेस्टी के। यही पॉइंट यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनका बहुत बड़ा हाथ था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। श्रीलंका में, वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिज्म को किसी ने स्प्रेड किया है तो वो एम्परर अशोक ने किया है। कब हुई थी ये काउंसिल? 250 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चेयरमैन कौन थे? मुगालीपुत्र तिस्सा थे, चेयरमैन थे। दो त्रिपिटाका में तीन हमारे बुद्धिज्म टेक्स्ट हैं। जो पहले दो थे वो फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल के टाइम पर ही कंपोज हो गए थे। पहले दोनों कौन से? दोनों विनय पिटाका और सुत्त पिटाका हमारे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे कंपोज हो गए थे। थर्ड वाला जो था वो अब हुआ था, अभिधम पिटाका।
और मेन जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का फोकस था वो उसी पर था अशोका का, कि जितना हो सके बुद्धिज्म को और अदर कंट्रीज में स्प्रेड किया जा सके, फैलाया जा सके। इसलिए उन्होंने जो बुद्धिस्ट की मिशनरीज थी उन्हें अलग अलग कंट्री में भेजा, टू स्प्रेड जितनी भी टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की। अब आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये किस किंग के टाइम पे हुई थी? कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के जो किंग थे कनिष्क, उनके टाइम पर। कब हुई थी? 72 एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कश्मीर में जो कुंडलवन जगह थी वहां पर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र इसके चेयरमैन थे, और वाइस चेयरमैन थे अश्व घोष। इस टाइम पे क्या चेंज आया? सबसे पहले तो जितना भी जो टेक्स्ट था उसको संस्कृत लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सबसे पहला चेंज तो यही आया कि जो भी टेक्स्ट था उसको संस्कृत में कन्वर्ट किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार 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 आता है वो यही आता है कि जो भी बुद्धिज्म थे वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे, एक महायान में और एक हीनयान में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। बुद्धिज्म, पूरा बुद्धिज्म जो था वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायान में और हीनयान में। जो महायान थे ये आइडियल वर्शिप में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे? आइडियल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में। रिचुअल्स थे इनके, रिचुअल्स आ गए थे फिर से। और जो हीनयान थे वो क्या कहते थे कि जो गौतम बुद्ध जो थे, जो उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनके उपदेश थे, ये उनमें बिलीव करते थे। यहाँ इन्होंने बेसिकली महायान में क्या किया कि गौतम बुद्ध को ही भगवान माना, बुद्ध ही उनके गॉड थे, और उन्हीं की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी ना। लेकिन जो हीनयान वाला सेक्ट था वो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि जो उनकी कही हुई बातें हैं, रादर देन उनकी मूर्ति, जो उनकी कही हुई बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है। हीनयान जो थे वो पाली लैंग्वेज में ही उनके सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, लेकिन जो महायान थे उनके स्क्रिप्चर्स जो थे वो संस्कृत में भी लिखे। ये मेन डिफरेंस है दोनों में, हीनयान और महायान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ये भी प्लस ये भी कि इस टाइम के किंग कौन थे। थर्ड और फोर्थ के किंग तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के किंग थे अशोक, फोर्थ के कौन थे? कनिष्क। के से कनिष्क, के से कुंडलवन और कश्मीर, सब कुछ हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आएगा। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जो भी लिटरेचर था उसके बारे में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ त्रिपिटका के बारे में। टोटल तीन थी, पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभी धम पिटाका। तीन थी हमारी टोटल। जो सुत्त पिटाका है इसमें जो भी गौतम बुद्ध के सरमन्स थे, जो उनकी टीचिंग्स थी उनके बारे में है। विनय पिटाका में मोनेस्टिक कोड्स मतलब कि जो भी डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस थे बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज के, वो सारे थे। और अभिधम पिटाका में क्या था? जो भी गौतम बुद्ध की रिलीजियस डिस्कोर्स, या फिर आप कह सकते हो फिलोसफीज उनकी, वो सारी अभिधम पिटाका। क्लियर है? इसके बाद एक बुद्ध चरित्र भी है, ये एक पोयम है। किसने लिखी थी ये पोयम? अश्व घोष ने लिखी थी। सेकेंड सेंचुरी में ये पोयम लिखी गई थी। इसमें बुद्ध की अर्ली लाइफ, मेनली अर्ली लाइफ के बारे में ही बताया गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये मेन हमने गौतम बुद्ध के बारे में सब पढ़ लिया। सिंबल्स पे बहुत ध्यान देना, वहां से क्वेश्चन आता है और काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द फ्रेज द लाइट ऑफ एशिया, ये एक फ्रेज है, द लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू, ये किसके लिए ये फ्रेज को यूज किया गया? द लाइट ऑफ एशिया, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर या फिर गौतम बुद्ध के लिए?
तो आंसर तो इसका क्लियर है कि गौतम बुद्ध के लिए इस फ्रेज को यूज किया गया है, लेकिन ये कब कहाँ किसने किया है वो देख लेते हैं। ये लाइट ऑफ एशिया किसने इंस्क्राइब करी थी? उनका नाम था सर एडविन आर्नोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक पोयम थी लाइट ऑफ एशिया, जिसमें इस फ्रेज को यूज किया गया था, लाइट ऑफ एशिया को। इसमें जो गौतम बुद्ध थे, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी जो अर्ली लाइफ थी जब उनको सिद्धार्थ कहा जाता था, और लेटर जो उनकी लाइफ थी, उनकी पर्सनालिटी को इंटरप्रेट किया गया है इस पोयम में, और वहीं पे इस वर्ड को यूज किया गया है, लाइट ऑफ एशिया। ये जो बुक पब्लिकेशन, जो ये बुक पब्लिश हुई थी, इसके अंदर जिस पोयम, मतलब ये बुक थी एक, उसके अंदर एक पोयम में ये फ्रेज यूज किया गया था। इस बुक के थ्रू जो बुद्धिज्म है वो एशिया के बाहर बहुत ज्यादा फैला, मतलब ये बुक बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, इम्पोर्टेंट रही है टू स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। बुद्ध के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं, ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन। कहाँ पे किए गए हैं, किस कॉम्पोजिशन में बुद्ध को इन वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है? जटाका टेल्स, अमर कुश, बुद्ध चरित्र और लाइट ऑफ एशिया। तो किया तो उनको गया, इसका आंसर है बी, अमर कोश में किया गया है। इसका मतलब क्या होता है अमर कोश का? इमोर्टल, मतलब जो चीज जो कभी मर नहीं सकती, जो हमेशा जिंदा रहती है, उसे इमोर्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये बुद्धिस्ट काउंसिल है और ये उसके मॉन्क है, या फिर आप कह सकते हो चेयरमैन। तो हमें मैच करना है कि कौन सी काउंसिल के टाइम पे कौन चेयरमैन था। फर्स्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे कौन चेयरमैन थे? तो फर्स्ट के टाइम पे तो महाकश्यप ही थे। सेकंड के टाइम पे साबाकामी थे। थर्ड, जब अशोक एम्परर थे तब चेयरमैन थे मोगालीपुट तिस्सा। और फोर्थ, जब हमारे कनिष्क रूलर थे तो हमारे चेयरमैन थे वासुमित्र। तो इसका आंसर तो यहीं से हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वॉज। मतलब बेसिकली जो बुद्धिज्म है उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स होता है कि बेस क्या है, उसका रूट क्या है, कि कहाँ से वो इतना जो स्प्रेड हुआ, क्या किस वजह से हुआ, क्या अलग है उसमें? ए, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, बी, रिग्रेस पेनेंस, सी, बिलीफ इन फैटलिज्म, या डी, आइडियल वर्शिप। तो देखो, आइडियल वर्शिप तो थी नहीं ना, मूर्ति पूजा तो वो करते नहीं थे, तो डी आंसर तो हमारा यहीं से इनकरेक्ट है। बिलीफ इन फैटलिज्म। फैटलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है? फैटलिज्म का मतलब होता है जब हम ऐसे कहते हैं कि ये तो होना ही था, मतलब कोई दुख आया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आना था, आ गया। हम ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो दुख आना होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो तो होता ही है, लाइक दैट। जी नहीं, बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, जो उनके उपदेश थे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया। इनफैक्ट वो तो बोलते थे कि दुख जो है उनको खत्म किया जा सकता है, वो इसका ऑपोजिट बोलते थे ना, कि अगर हम अपने जो डिजायर्स हैं उनको त्याग देंगे तो हम अपने दुख को खत्म कर सकते हैं। रिग्रेस पेनेंस, ये भी नहीं, इसका मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट। मतलब कि आपने कुछ गलत किया तो उसको सही करने के लिए आप खुद को पनिश कर रहे हो। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बोला कि अपने आप को पनिशमेंट दो कि अगर आपने कुछ गलत किया है। तो इसका आंसर क्या है? रिनेंसिएशन ऑफ डिजायर। रिनेंसिएशन का मतलब होता है कुछ भी त्यागना। रिनेंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना। किसका त्याग करने की हम यहाँ बात कर रहे हैं? डिजायर्स की, अपनी इच्छा को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर तो यहीं से क्लियर है, ए। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि जो भी दुख है उनका कारण ही डिजायर्स है, इच्छा है,
दुख को खत्म करने के लिए इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिज्म स्प्लिट अप into the हीनयान और महायान sects of the council held during the reign of। ये मैंने अभी आपको बताया है कि बुद्धिज्म हमारे दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, हीनयान में और महायान सेक्ट में। कौन सी काउंसिल, हमसे पूछा कि उस टाइम के रूलर कौन थे, कौन किंग थे। तो पहले तो यही देख लो कि कौन सी काउंसिल के टाइम पे बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट में स्प्लिट हुआ था। फोर्थ काउंसिल के टाइम पे हुआ था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही था। तो कौन से रूरल थे तब? अशोक? नहीं, ये तो थर्ड के थे ना। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क जब रूलर थे तब जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान में। कौन सी काउंसिल के टाइम पे हुआ था? फोर्थ काउंसिल के टाइम पे हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट ये भी देख लो दोबारा से एक बार, जो महायान थे वो किस में बिलीव करते थे? वो मूर्ति पूजा, आइडियल वर्शिप में बिलीव करते थे। और जो हीनयान थे वो जो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग थी उसी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक was much influenced by a Buddhist monk called। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो बेसिकली वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, उनकी टीचिंग से, उनकी बातों से। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को ऑप्ट कर लिया। तो उनका क्या नाम था? उपगुप्ता, वासुबंधु, अश्वघोष या अम्ब? तो उनका नाम तो था उपगुप्त। ये इनको अशोक एम्परर का, अशोक का स्पिरिचुअल टीचर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अशोक के स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, तो वो उपगुप्त ही थे। कैसे हमें पता चला है कि ये अशोक के स्पिरिचुअल टीचर थे? जो संस्कृत का टेक्स्ट है अशोक वदन, उसकी स्टोरीज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न एम्पायर अशोक जो थे उनके स्पिरिचुअल टीचर कौन थे? उपगुप्ता। और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, एंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, of the three sections of the Buddhist canonical Tipikata and the one that regulates monastic life in the daily affairs of monks and nuns is। मैंने आपको बताया त्रिपिटका है, तीन टेक्स्ट हैं इसके अंदर, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम पिटका। तीन टेक्स्ट हैं। तीनों में से कौन सा वो वाला टेक्स्ट है जो सबसे पुराना है, सबसे छोटा है, और जिसके अंदर जो भी मॉन्क्स की, जो वहाँ की मोनेस्ट्रीज थी, उनके रूल्स, उनकी लाइफ को रेगुलेट जिस तरीके से किया गया है वो सब लिखा हुआ है, मोनेस्टिक कोड्स लिखे हुए हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा गया है। कौन सा वाला है? अभिधम पिटका, विनय पिटका, सुत्त पिटका या ऑल ऑफ द अबव? तीनों में है। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है क्योंकि तीनों की अपनी अलग बातें हैं। ठीक है, अभिधम पिटका भी नहीं है क्योंकि बेसिकली वो रिलीजियस जो डिस्कोर्स था बुद्धिज्म का उससे रिलेटेड है। तो बचे दो ऑप्शन, विनय पिटका, सुत्त पिटका। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी बच्चों को इन्हीं दो में होती है। तो इसका आंसर क्या है? विनय पिटका। क्योंकि उसी में जो भी डिसिप्लिन रूल्स जो थे, कैसे जो मॉन्क्स थे वो अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, वो सब कहाँ बताया गया है? विनय पिटका में बताया गया है। सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुत्त पिटका, इसमें क्या बताया गया दोबारा देख लेते हैं। जो भी बुद्ध की सरमन्स थे, जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, वो सब सुत्त पिटका में बताई गई। सबसे लार्जेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट तो विनय पिटका है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? सुत्त पिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी हैं हमें। फर्स्ट, कनिष्क सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ महायान बुद्धिज्म।
Kanishk patronized not only Buddhist scholars like Vasumitra but also patronized famous physician of ancient India, Charak. Which of the above is are correct? फर्स्ट सेकंड बोथ वन एंड टू या फिर नन? देखो कनिष्क जो थे, पहले कनिष्क का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन सी? फोर्थ वाली, क्योंकि उस टाइम पे ये रूलर थे, ये किंग थे जब बुद्धिज्म जो था वो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, महायान हीनयान। कनिष्क का नाम सुनते ही इतना आ जाना चाहिए दिमाग में, जब इतना आ जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कनिष्क ने मिशनरीज को, बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे उन्हें सेंट्रल एशिया में, चाइना में भेजा था। जो महायान बुद्धिज्म है, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था ना, महायान वाले को और स्प्रेड करने के लिए और बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट कि उन्होंने, कनिष्क ने सपोर्ट किया वासुमित्र को, उसके अलावा जो फेमस एक फिजिशियन थे चरक, उनको भी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है बोथ वन एंड टू। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? कुषाण डायनेस्टी के, ये याद रखना है आपको। और कौन सी काउंसिल के टाइम पे ये रूलर थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे। कहाँ हुई थी वो काउंसिल? कश्मीर रीजन में हुई थी। सारे पॉइंट ये आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is not four noble truth of Buddha? ये मैंने आपको बताया, चार ट्रुथ थे गौतम बुद्ध के। तो इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। फर्स्ट, वर्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये तो था, ये उनका पहला था कि दुनिया में दुख ही दुख है। डिजायर कॉज सफरिंग, ये भी था कि दुखों का कारण क्या है? डिजायर, हमारी इच्छाएं ही दुखों का कारण है। डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्ष, सफरिंग विल रिमूव, ये भी था। उन्होंने बोला था कि दुखों को खत्म किया जा सकता है, और कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर हम डिजायर्स को त्याग देंगे तो हम खत्म कर सकते हैं। तो डिजायर को त्यागने की बात की थी, उसको हटाने की बात करी थी अपनी लाइफ से, ना कि डिजायर को यूज करके हमें मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। Who among the following king was cut down the Bodhi tree in the 2nd century BC and in 600 AD? पहले तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि कौन सा वो किंग थे जिन्होंने जो बोधि ट्री था, बोधि ट्री से किसे सिंबलाइज किया गया है? कौन से इवेंट को? गौतम बुद्ध की लाइफ के निर्वाण को। तो वो जो बोधि ट्री था, कौन से दो किंग ने उसको कट डाउन किया? पुष्यमित्र शुंग एंड किंग शशांक, अशोक या शिशुपाल, बिंबिसारा बिंदुसारा, या जारासंध और अजात शत्रु। तो कट डाउन तो इन्होंने किया था, इसका आंसर है ए। पुष्यमित्र शुंग ने किया था 2nd सेंचुरी बीसी में, और किंग शशांक ने किया था 600 एडी, 600 एडी में किया था। लेकिन इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एम्परर अशोक थे, उनकी थर्ड वाइफ थी, थर्ड क्वीन थी, जिनका नाम था तिसारा खा। ये बहुत ज्यादा जलती थी, ये बहुत जेलस फील करती थी कि अशोक जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है बोधि ट्री से, ये बहुत ज्यादा जलती थी। तो इन्होंने भी, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इस बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था, किसने? तीसा रखा ने। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि 2nd सेंचुरी बीसी में और 600 एडी में किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग और किंग शशांक ने। लेकिन सबसे पहले कौन थी वो? तीसा रखा, अशोक की थर्ड वाइफ थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।